जासूसी और खुफिया लड़ाइयों की दुनिया भी अजीब है। यहाँ सिर्फ एक हत्या से पूरे इलाके में भूचाल आ सकता है। आज हम इसी की कहानी समझेंगे। एक गहराते हुए संघर्ष के बीच ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने अपने सबसे बड़े रणनीतिकार अली लारीजानी को खो दिया। मतलब वो शख्स जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान के हर मिलिट्री एक्शन की कमान संभाल रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ईरान का लगभग पूरा टॉप लीडरशिप छिपा हुआ था, तो फिर जासूसों ने उन्हें ढूंढा कैसे? ये दिखाता है कि दुश्मन की पहुंच ईरान के अंदर कितनी गहरी हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि अली लारीजानी आखिर थे कौन और वो इतने अहम क्यों थे। वो कोई मामूली अधिकारी नहीं थे। देखिए, ईरान के कई बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद वही थे जो जवाबी हमलों की पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे थे। असल में सुप्रीम लीडर की मौत के बाद तो वो ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बन गए थे, डी फैक्टो लीडर। तो फिर वही सवाल जो अरबों डॉलर का सवाल है कि आखिर उन्हें ढूंढा कैसे गया। वो दुनिया के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक थे। अब इस बात को लेकर भी दो अलग अलग थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि उन्हें तेहरान में उनकी बेटी के घर पर निशाना बनाया गया। दूसरी कहती है कि वो किसी खुफिया मीटिंग में थे जब उनकी लोकेशन लीक हो गई। ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये खुद बताता है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशन कितना धुंधला लेकिन कितना कामयाब था। और एक इजरायली अफसर का ये बयान इसी तरफ इशारा करता है। उनके मुताबिक ये अहम जानकारी पिछले 24 घंटों में तेहरान के अंदर से ही मिली थी। मतलब साफ है, कोई अंदर का ही भेदिया था। तो सवाल ये है कि मोसाद जैसी एजेंसी इतने सटीक हमले को अंजाम देती कैसे है? इसका जवाब एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम में छपा है। ये कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी ईरान के अंदर मौजूद एजेंट और जासूस जो रियल टाइम जानकारी देते हैं। दूसरा सिग्नल इंटेलिजेंस, मतलब फ़ोन कॉल्स और डिजिटल मैसेज को ट्रैक करना। तीसरा सैटेलाइट और ड्रोन से आसमान से नज़र रखना। और चौथा साइबर अटैक करके सिस्टम को हैक करना। जब ये चारों चीज़ें एक साथ काम करती हैं तो एक ऐसा जाल बनता है जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ईरान को इस घुसपैठ का अंदाज़ा नहीं है। हाल ही में ईरान ने दावा किया कि उसने 500 के करीब जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये नंबर खुद बताता है कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा काउंटर इंटेलिजेंस युद्ध चल रहा है। लारीजानी खुद भी कोई छिपकर बैठने वालों में से नहीं थे। सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद उन्होंने ट्वीट किया, हम उनके दिलों को जला देंगे। वो खुलेआम अपने दुश्मनों को चुनौती दे रहे थे। 13 मार्च को एक रैली में भी नजर आए। हो सकता है कि उनके इसी खुलेपन ने उन्हें ट्रैक करने में मदद की हो। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। ईरान के इतने बड़े बड़े लीडर एक एक कर मारे जा रहे हैं, फिर भी उनका सिस्टम, उनकी कमान आखिर चल कैसे रही है? ये लिस्ट देखिए। सुप्रीम लीडर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड, डिफेंस काउंसिल के हेड, IRGC के कमांडर इन चीफ, रक्षा मंत्री, मतलब लगभग पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया और ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद ईरान के ऑपरेशंस रुके नहीं हैं। और इसी सवाल का जवाब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के इस बयान में मिलता है। उनका कहना है, जब कोई नेता शहीद होता है तो सिस्टम चलता रहता है और कोई दूसरा उसकी जगह ले लेता है। अमेरिकियों और इजरायलियों ने ये बात अब तक क्यों नहीं समझी? मतलब उनका मानना है कि लीडर आते जाते रहेंगे लेकिन उनका सिस्टम नहीं टूटेगा। तो लारीजानी की मौत इस कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि ये इस खुफिया युद्ध में एक और मोड़ था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाइयां और भी तेज हो गई। और ईरान का जवाब भी बहुत जोरदार था। इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को लगातार निशाना बनाया गया। और तो और UAE, सऊदी अरब और बहरीन जैसे खाड़ी देशों पर भी हमले हुए। इससे ये साफ हो गया कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी ईरान की जवाबी हमला करने की क्षमता बनी हुई है। और ये कोई छिपा हुआ खेल नहीं था, ये अमेरिका की एक घोषित नीति का हिस्सा था। अमेरिका ने लारीजानी समेत ईरान के कई बड़े नेताओं के सर पर $1 करोड़ तक का इनाम रखा था। मतलब ये सिर्फ एक खुफिया जंग नहीं, बल्कि एक खुली दुश्मनी थी। इस बीच वॉशिंगटन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप नाटो सहयोगियों से नाराज थे क्योंकि वो हॉर्मुज़ में अमेरिकी मिशन में मदद नहीं कर रहे थे।
दूसरी तरफ अमेरिका के अपने ही एक बड़े काउंटर टेररिज्म ऑफिसर ने ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि ये जंग ज़रूरी नहीं थी और ईरान से कोई तुरंत खतरा नहीं था। और तो और ये भी खबरें आईं कि ट्रंप की नज़र ईरान के खार्ग आइलैंड पर थी, जो उसके तेल एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा सेंटर है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ नेता मारे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम टिका हुआ है। हत्या और बदले का ये जो चक्र चल रहा है, ये आखिर रुकेगा कहाँ? इस खुफिया युद्ध का अंजाम क्या होगा?